हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर, वो हमने आज पुनः स्टार्ट कर दी है। और ये हमारी सेकंड सीरीज़ है, सेकंड पार्ट है। आप लोगों ने अगर उससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग फिर से मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करी है या फिर हम बात करें एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो इसमें क्या है कि आप लोग पहले तो आप लोग अपना आकलन करें। भले ही आप लोगों ने पेपर दिया हो या पेपर नहीं दिया है, तो भी आप लोग देखें कि आप लोगों ने अगर दिया है और आप लोगों के मार्क्स उसमें कम आए थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे को कैसे एनालिसिस करके आंसरों तक का पहुँचा जाता है। हम लोग वहाँ पे टेक्निक भी बता रहे हैं आप लोगों को कि कैसे आप लोग क्लोजिंग तक का पहुँच पाएंगे किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग हर एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों के कुछ बेसिक्स यहाँ कुछ आप लोगों के क्लियर हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक हमने 10 तक लेके चले थे उसको, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं, रेशियो से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो फेवरेबल इंडिकेशन इफ़ इट इज़ लो। यानी दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें वह अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी किसी बिजनेस की अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है कब, जब वह नीचे स्तर पे हो। तो दोस्तों हालांकि ये काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो जाए कि अगर कभी हो सकता है कि रेशियो दे दे या कभी उसका वैल्यू दे दे और आप लोगों से पूछे कि इस कंडीशन में क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें। सबसे पहले यहाँ पे जो है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, या फिर हम बात करें स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात जो है, ये क्या रेशियो है, यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का। तो दोस्तों यहाँ पे को जब भी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो की बात होती है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना जितनी भी हमारी फिक्स एसेट लगी हैं किसमें, हमारे बिजनेस में, जब भी कोई फिक्स एसेट लगी हैं तो वो फिक्स एसेट का यूजेस हो रहा है, उसका प्रयोग प्रॉपर हो रहा है और किस प्रोपोर्शन में हो रहा है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फिक्स एसेट जितनी भी हमारी लगी है तो उसकी तुलना हम लोग करते हैं किससे, जो भी हमारी टोटल जो हमारी सेल्स होती है या फिर हम बात करें नेट सेल होती है, तो उससे हम लोग देखेंगे कि हमारे उस प्रोपोर्शन में कितने हमारे फिक्स एसेट प्रॉपर यूज हो रहे हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है यहाँ पे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये भी इसी की तरह है। यहाँ पे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, किसके प्रोपोर्शन में, जितना भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है किसके प्रोपोर्शन में, हम लोग बात करें जो भी हमारा रेवेन्यू या फिर बात करें जो भी हमारा नेट सेल हो उसके प्रोपोर्शन में हमारे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, या ऑपरेटिंग से हमारा जितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हम लोग उसकी गणना करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है ऑपरेटिंग रेशियो, या फिर हम बात करें संचालन अनुपात। तो दोस्तों संचालन अनुपात का मतलब है जो भी हमारा ऑपरेटिंग नेचर से जितने भी हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं और ऑपरेटिंग जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पर को हम लोग देखेंगे उसी का प्रोपोर्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कितनी लगी है, ओवरऑल हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, और हम लोग देखेंगे हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है, यानी रेवेन्यू नेचर के जितने भी हमारे ऑपरेटिंग है, रेवेन्यू है हमारा किस नेचर का, रेवेन्यू हमारा क्या है, और जो हमारा रेवेन्यू है उसमें कितना हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो उसका परसेंटेज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों और यहाँ पे 100 से हम इसे परसेंटेज में लेके चलेंगे। तो दोस्तों ये वही इस क्वेश्चन का वही आंसर है जहाँ पे आप लोगों को ये पता चलता है कि भाई जितना भी हमारा ऑपरेटिंग रेशियो नीचे आता है उतनी ही अच्छी कंडीशन में हमारी कोई भी बिजनेस होता है। जनरली आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं मैं परसेंटेज में ही बात कर रहा हूँ, अगर 100 अगर कोई वैल्यू है और यहाँ पे 20% ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का कितना, यानी 20%, यानी 20% कॉस्ट है। अगर इसी बेसिस में अगर 30% हो जाता है और 100% रेवेन्यू है, तो यहाँ पर को हम लोग देखेंगे 30%। तो इस केसेस में जब भी जितनी वैल्यू लो आएगी, यानी ये वैल्यू जितनी परसेंटेज में लो आएगी उतना ही हमारा क्या होगा, वो इंडिकेशन देगा कि आपका बिजनेस अच्छी स्थिति में है। तो अगला जो आप लोगों का है करंट रेशियो की बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों करंट रेशियो हमारा ये कहता है कि जो हमारे करंट एसेट हैं उसी के प्रोपोर्शन में हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारी किस रेशियो में है, ये बताता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी जो बैलेंस हम लोगों का किसका है, फॉरफिटेड अकाउंट का अंशहरण जब्त खाते का जो शेष है वो इस ऑन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। तो बैलेंस शीट के आर्थिक चिट्ठे की वो किस साइड में दिखाई जाएगी या कहाँ दिखाई जाएगी, यहाँ पे ये आप लोगों को बताना है। दोस्तों चलिए इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको विश्लेषण कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं वो क्या है। देखिए दोस्तों आप लोगों का शेयर फॉरफिटेड जो अकाउंट होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, दोस्तों जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है ये जनरली कब खुलता है, आप लोगों ने देखा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जब भी कोई शेयर इशू होते हैं और शेयर इशू होने के बाद जो उसकी बकाया राशि होती है, या जिसे हम लोग फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल हम लोग बोलते हैं, तो इस केसेस में यदि कोई शेयर होल्डर उसका पेमेंट नहीं करता है
तो वहाँ पे कॉल इन एरियर होता है, तो उस समय हम लोग उसके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। तो उस समय हमारा एक अकाउंट खुलता है जिसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे शेयर फॉरफिट अकाउंट जो बैलेंस होता है उसके ट्रीटमेंट के दो ट्रीटमेंट हैं। इन दो ट्रीटमेंट को आप लोग समझ लीजिए, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आ चुके हैं। पहला तो ये, जब जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं उसको हम लोग री इशू करेंगे, और दूसरा जो पॉइंट बन जाता है जब हम उसे री इशू नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर हमने जो फॉरफिटेड जो शेयर हैं अगर उनको री इशू कर दिया है, अगर हमने उसे री इशू कर दिया है, तो इसका जो बैलेंस होता है दोस्तों, जो इसका फॉरफिटेड का जो बैलेंस होता है वो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, वो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और दोस्तों अगर हमने इसका री इशू नहीं करा है इसको, तो देखिए दोस्तों दो कंडीशन है। एक तो क्या, अगर इनका फॉरफिटेड टाइम से हुआ हो तो अकाउंटिंग पीरियड में इसका री इशू हो जाता है। अगर अकाउंटिंग पीरियड में नहीं हो पाता है तो इस केसेस में री इशू से पहले, या हम बात करें री इशू नहीं हुआ है उससे पहले हम इसे कहाँ रखेंगे, ये केसेस आप लोग याद रखिएगा। क्या मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई जो री इशू हो जाएंगे तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसे रखेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अगर री इशू नहीं हुआ है, री इशू होने से पहले तक हम लोग इसे कहाँ रखेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे, हम इसे रखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी जो बैलेंस शीट है शेयर कैपिटल अकाउंट में जो हमारी पेड अप कैपिटल होती है, इसके अंतर्गत भी हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, पेड अप कैपिटल के अंतर्गत हम लोग इसे शो करेंगे। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके बैलेंस को हम लोग कहाँ प्रदर्शित करेंगे आर्थिक चिट्ठी के। तो पहला तो इसमें रिजर्व सरप्लस है, अगला लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस है, फिर अगला पॉइंट है आप लोग का शेयर कैपिटल अकाउंट है, और अगला है अनरिजर्व लोन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हम बात करें अंश पूंजी खाते के अंतर्गत हम लोग दिखाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेशली जो पॉइंट मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया कि री इशू है या री इशू का केस है या नहीं है। तो आप लोग समझेंगे, अगर री इशू का केस होगा तो यहाँ पे कोई री इशू आप लोगों का लिखा होगा, री इशू के पश्चात जो बैलेंस बच जाता है अगर ऐसा आएगा तो उसे ही हम लोग कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालेंगे। अगर ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट का आंसर होता तो इसमें पहला आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों का, शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि कुछ ट्रांजेक्शन है वो किसके द्वारा की गई है, एक व्यापारी के द्वारा जो है कुछ ट्रांजेक्शन, ट्रेडर्स के द्वारा कुछ ट्रांजेक्शन की गई है ड्यू दिस ट्रांजेक्शन, और सेल्स बुक में इसकी एंट्री उसे करनी है। तो कितने की वो सेल्स बुक में एंट्री करेगा। दोस्तों सेल्स बुक में आप लोग याद रखेंगे, एक होता है आप लोगों का सेल्स अकाउंट और एक होता है आप लोगों का सेल्स बुक। अगर सेल्स अकाउंट होता है तो उसमें हमारी क्रेडिट और जो है कैश की उसकी एंट्री हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल्स बुक अगर कभी आप लोगों को दिखाई दे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो भी हमारी सेल होगी उसकी ही एंट्री करेंगे। देखिए दोस्तों अब हम लोग समझेंगे, हमने बेसिक अकाउंटिंग में भी इसे पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे बोला गया सोल्ड गुड्स टू गुप्ता 4000 और सोल्ड गुड टू श्याम कैश ऑन कैश 5000 और सोल्ड गुड टू मोहन ऑन क्रेडिट। देखिए दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है और नाम आया है और नाम के साथ यदि उसमें नगद नहीं लिखा गया या कैश नहीं लिखा गया है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, उसे क्रेडिट सेल मानेंगे, याद रखेंगे, या उसे हम क्रेडिट ही मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप लोग की कौन सी होगी, क्रेडिट सेल कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए, और आप लोगों का थर्ड यानी दो। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो सेल्स अकाउंट में हमारा जो जाएगा तो ये दो जाएंगे। तो हमारे ये दोनों कितने हो गए आप लोगों का, यानी 4000 ये हो गए और 7000 ये। अब जो कैश की है, कैश की एंट्री तो होगी भी नहीं सेल्स बुक में, कैश सेल्स की, तो हम लोगों ने देखा ये दो, तो ये दो अगर हम लोग देखें तो 11000 आप लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों अंतिम स्कंद की राशि को ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में ही हम लोग इसे बनाएंगे, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टोटल एसेट दे रखी है आप लोगों को 1,50,000 और फिर टोटल लाइबिलिटीज़ भी दे रखी है आप लोगों को कितनी, इंक्रीज़, यानी टोटल जो एसेट है यानी जो इंक्रीज़ हुई है 150,000 से हुई है, और टोटल लाइबिलिटीज़ भी जो इंक्रीज़ हुई है ओनली 60,000 से हुई है। तो इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड में, अगर एक सेम अकाउंटिंग पीरियड में, तो कैपिटल अकाउंटिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें बताना है। दोस्तों समझेंगे हम लोग यहाँ पर कि होता क्या है, आप लोग याद रखेंगे, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि हमारी जितनी भी टोटल एसेट्स हैं, हमारी अकाउंटिंग कहती है कि हमारी जितने भी टोटल एसेट हैं वो किसके बराबर होगी, जो हमारी कैपिटल होगी, कैपिटल प्लस हमारी लायबिलिटी के। तो दोस्तों इसने बोला कि इंक्रीज हुई है कितनी, 150,000 एसेट इंक्रीज हुई है। तो एसेट इंक्रीज हुई है, पुरानी तो बताई नहीं है, तो इसे ही हम लोग एसेट मान लेते हैं। तो टोटल एसेट कितनी हुई है 150,000। और यहाँ पे बोला गया है कि जो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई है, तो कैपिटल तो दी नहीं है,
लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है 60,000 हुई है, तो दोस्तों यहाँ पे 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 60,000 हुआ। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम कैपिटल निकालें तो कैपिटल में कितना इफेक्टेड पड़ेगा, तो 150 ये हो गया और 60,000 आप लोग का ये हो गया माइनस 60,000, तो आप लोग का कितना आ गया 90,000। तो आप लोगों को 90,000 हो गया। तो 90,000 अब बढ़ेगा या कम होगा, ये यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे, डिक्रीज बाय 90,000, इंक्रीज बाय 60,000, डिक्रीज बाय 60,000 और इंक्रीज बाय 90,000। दोस्तों याद रखेंगे कि जब हमारी टोटल एसेट कितनी है 150,000, टोटल एसेट कितनी है 150,000, हमने सबको पहले जीरो मान लिया है। अब आप लोग देखेंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमारी बढ़ेगी, तो ही हमारा कितनी वैल्यू होनी चाहिए 150 होनी चाहिए। तो हमने डिफरेंसेस देखा, वो कितना आएगा 90,000 आएगा। तो जब हम कैपिटल में कितना बढ़ाएंगे 90,000 बढ़ाएंगे, तभी कितना हो जाएगा 150 तभी होगा। तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इंक्रीज बाय 90,000। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी क्विक रेशियो, यानी दोस्तों आप लोगों को क्विक रेशियो बताना है। और यहाँ पे करंट रेशियो आप लोगों को दे रखा है ऑलरेडी 3:1 का, और स्टॉक दे रखा है 30,000 का, टोटल करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 60,000। तो आप लोगों को क्या बताना है क्विक रेशियो। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दोनों रेशियो याद होने चाहिए, तभी आप लोगों का ये क्वेश्चन बन पाएगा। पहले तो क्या, पहले आप लोगों को करंट रेशियो याद होना चाहिए। और करंट रेशियो बराबर होता क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और इसका रेशियो दे रखा है 3/1। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों करंट रेशियो दे रखा है कितना 3/1। अब यहाँ पे क्विक रेशियो भी हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। क्विक रेशियो बराबर होता है दोस्तों, जो भी हमारी करंट एसेट होती हैं उसमें से माइनस करते हैं हम लोग क्या, स्टॉक और कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हों उनको, और अपॉन आप लोगों का करंट लाइबिलिटी आ जाती है। दोस्तों इसको जिस प्रकार से मैं ट्रीट करता हूँ आप ही आप लोग याद रखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने बात करें, जो करंट रेशियो है वो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी। दोस्तों करंट लाइबिलिटी कितनी, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितने रेशियो, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर आप लोगों का, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं 60,000 से। ठीक है, देखिए आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बोला कि भाई आप लोगों की जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो कितनी है, वो रेशियो कितना है 1 है, और वैल्यू कितनी दे रखी है करंट लाइबिलिटी की 60,000, तो उसको हम रिलेट करा इससे। तो यहाँ पे हमारे करंट एसेट कितनी हो जाएगी, तो इसी की प्रोपोर्शन में हम लोग बढ़ाएंगे। जब 1 रेशियो बराबर हमारा 60,000 हो गया, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 180,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसे रखेंगे किसे, हम लोग इसे रिलेट करेंगे इस क्विक रेशियो के अकाउंट से। ठीक है, फॉर्मूले से। यहाँ पे देखिए करंट एसेट हमें मिल चुकी है कितनी 180, और दोस्तों यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया नहीं है, तो स्टॉक दे रखा कितना है हमारा स्टॉक हमारे पास 60,000। ठीक है, 60,000। तो हम लोग देखेंगे हमारी जो हमारी करंट, जो हमारा अपॉन हमारा यहाँ पे पहला वैल्यू आ गई 150, और करंट लाइबिलिटी आप लोगों को पता है कितनी दे रखी है 60,000। तो यहाँ पर आप लोगों का जो इक्वेशन बन के आएगी 150/60,000। ठीक है, और जब हम इसे देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5/1। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 1 भी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पर है कि जब कोई जो हमारी जो कंपनी एक्ट है 2013, यहाँ पे बोला गया है कि जब यहाँ पे रिक्वायर्ड टू पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस। दोस्तों कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर, अभी हमने इससे पहले जब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के बारे में बात करी थी, तो हमने बात करी थी एक हमारा होता है शेयर, जब हम शेयर इशू करते हैं तो वहाँ पे हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक कॉल्स इन एडवांस आता है और एक आता है कॉल्स इन एरियर। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। पहले तो क्या हमने बोला कि यहाँ पे बोला गया कि जो हमारा कॉल्स इन एडवांस होगा तो उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दिया जा सकता है, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब भी कॉल्स इन एडवांस होगा, यानी कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जो भी आप लोगों की जो पेमेंट है शेयर की, तो वो आप लोग ड्यू डेट से पहले उसे पेमेंट कर देते हैं, तो उस पर कंपनी आपको कुछ इंटरेस्ट देगी। वो कितना % देगी, मैक्सिमम कितना % देगी, ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे वो आप लोगों का 12% देगी। और यहाँ पर ही अगर आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता, कॉल्स इन एरियर आ जाता। तो अगर कॉल्स इन एरियर आता तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर कॉल्स इन एरियर का ऑप्शन आएगा तो आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे 10%। तो दोस्तों जो एडवांस दे देगा तो कंपनी उसे 12% देगी, और अगर कोई नहीं देता है तो उससे 10% वसूल करेगी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यह है विच इज़ नॉट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है, जनरली होता क्या कैपिटल स्ट्रक्चर, ये याद रखेंगे। जितनी भी हमारी फिक्स एसेट लगी होती है बिजनेस में, तो उसी के प्रपोर्शन में हमने क्या क्या लगाया होता है, तो उसी का जो प्रपोर्शन होता है या उसी का जो मैनेजमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या होता है जनरली आप लोग याद रखेंगे, जो भी इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो भी आप लोगों के लोन हो गए, लॉन्ग टर्म जो भी लोन हो गए, ठीक,
ये जो भी आप लोगों के डेट हो गए, तो ये जितनी चीज़ें हैं इनका जो प्रोपोर्शन होगा तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसके इसी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसी की जो हमें टेक्निक्स कौन कौन सी होती है वो हमें बतानी है। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें अगर हम लोग देखें, ट्रेड ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अलावा भी दोस्तों जो आप लोग का लीवरेज है, ठीक है, और इसके अलावा ऑप्टिमम जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, तो ये सभी जो आती हैं टेक्निक्स होती हैं किसकी, पूंजी संरचना की या कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर कोई जो ऑप्शन आप लोग देखेंगे, आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तकनीक नहीं है, वो है पूंजी बजटन, या फिर बात करें कैपिटल बजटिंग। दोस्तों कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसको भी जनरली एक वर्डिंग में हम लोग समराइज़ करें तो कैपिटल बजटिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा कैपिटल का बजट होगा उसे हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यानी कैसे ऐसे प्रोजेक्ट में करेंगे, कैसे ऐसे प्रोजेक्ट में करेंगे जो सबसे अच्छा हो, जहाँ पे हमारा कम से कम व्यय आए या और कम से कम जो हमारा एक्सपेंसेस हो, और उसके साथ साथ वो हमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दें। तो ये सभी निर्धारण किया जाता है जो है कैपिटल बजटिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ठेका 50% पूर्ण हो जाता है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है टेकन क्रेडिट विल बी, तो उसमें से कितना जो लाभ होगा उसे कितना क्रेडिट की जाएगी, किसको, क्रेडिटर, जो आप लोगों का ट्रेडर होगा या कॉन्ट्रैक्टर होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बता देता हूँ। एक तो क्या, यहाँ पे एक केस और आ सकता है, यदि कोई अगर मोर देन आप लोगों का 25% हो और इसी में, और 25% से मोर देन हो, और लेस देन आप लोगों का 50% हो, तो अगर ऐसा केस आएगा तो आप लोग याद रखेंगे उसमें जो भी आप लोगों की जो लाभ, जो प्रॉफिट में से जो भी क्रेडिट किया जाएगा वो 1/3 किया जाएगा, 1/3 पार्ट किया जाएगा। और यही केसेस अगर मोर देन 50% आ जाए, तो यहाँ पर को दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 2/3 आप लोगों का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका पार्ट दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, वो हो जाएगा आप लोगों का सी, ऑप्शन नंबर सी, 2/3 ऑफ अर्न प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा अर्न होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक पॉइंट याद रखेंगे, जो ये ठेका होता है या जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें वर्क सर्टिफाइड निकाला जाता है। वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है जो कोई स्पेशल किसी कार्य के स्पेशलिस्ट होते हैं, या जैसे हम लोग बात करें कोई जेई हो गए, इंजीनियर हो गए, तो अगर वो उस कार्य को सर्टिफाइड करेंगे कि हाँ ये प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये काम सही है, तो उसी के आधार पर ये परसेंटेज डिसाइड किया जाता है, उसी आधार पर इनको जो है प्रॉफिट का जो है रकम इनको ट्रांसफ़र की जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, और इसके आगे की सीरीज़ हम लोग फिर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है ये बताना है। दोस्तों इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थे, और आयोग ने पहले इसका आंसर दूसरा दिया था, फिर दूसरा दिया था, और कई बुकों में भी दे रखा है। पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है माना है आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट कई जगह, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे मैनेजमेंट की जो ऑथेंटिक बुक है वहाँ पर को साफ साफ लिखा गया है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पार्ट है किसका, मैनेजर अकाउंटिंग या फिर प्रबंधकीय लेखांकन का। तो इसका राइट आंसर ए दिया फाइनल रिवाइज आंसर के अकॉर्डिंग, और बुक्स में भी है। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग कोई टेस्ट सीरीज और ये आप लोग को रिवाइज क्वेश्चनों की सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।